अच्छा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स वो वाले होते हैं जो आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। ठीक है, एक्ट वहाँ पे करते हैं और इनकी हाईएस्ट एफिकेसी होती है। मैंने बताया था कि कॉमनली यूज कौन से थे, थायराइड थे। हाईली एफिकेशियस कौन से थे, आपके ये वाले डायूरेटिक्स थे जो आपके लूप डायूरेटिक्स है, और इनकी वजह से कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो आपने देखना। सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सी है, आपसे कॉमनली यूज्ड लूप डायूरेटिक को पूछे तो फ्यूरासिमाइड होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, उसके बाद टोरासिमाइड, बुमेटानाइड, ये सारी जो है ना इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं, और क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं सेकंड ये टोरासिमाइड, ब्यूमेटानाइड जो है ना वो उनकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है और प्रेफर्ड होती हैं हाइपरटेंसिव या हार्ट वाली डिजीज़ की थेरेपी के लिए। फिर टोरासिमाइड, ब्यूमेटानाइड इनको प्रेफर करते हैं हम। उसके बाद एथाक्लिनिक एसिड की बात करते हैं हम, ये इनफ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी बात होगी। उसके बाद हम इसके एक्शंस की बात करेंगे। एक्शन इसका असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले पे है बच्चों। यहाँ पे ल्यूमिन है, ल्यूमिनल साइड है, यहाँ पे इसकी बेजोलेटरल साइड है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं रिएब्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, वेसल्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले ल्यूमिन से अगर कोई चीज़ अब्जॉर्ब करनी है तो ल्यूमिन से ल्यूमिन से सबसे पहले सेल में जाएगी ना, उस एंडोथीलियम का सेल है, ये थिक लूप ऑफ हेनले का सेल है एक। ठीक है, ये देखो सेल्स है ना सारे ऐसे करके बने हुए, तो ये उसका एक सेल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये सेल जो है ना इसने क्या करना है, इसने आपके पास ये देखो यहाँ पे एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम का चैनल होता है, सॉरी। तो इसने क्या करना है, 2 क्लोराइड अंदर लेके जाने हैं। ऊपर मैंने गलत बता दिया था, मैग्नीशियम अंदर लेके जाते हैं, ये क्लोराइड अंदर लेके जाते हैं, सॉरी। उसके अलावा सोडियम और पोटाशियम को भी इसने अंदर लेके जाना होता है। ठीक है, अब इस पंप ने क्या ये काम करना था ना, तो अब जब ये अंदर जाना था तो सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाना था। ठीक है, कैल्शियम भी, क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब हो जाना था, इसकी वजह से पोटाशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जानी थी। अच्छा, जब ये वाला चैनल ही ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो ये सेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले में जो रिब्जॉर्प्शन हो रही थी आपके साल्ट्स वगैरह की, ये जो आपके सोडियम पोटाशियम क्लोराइड वगैरह की, तो ये सारा कुछ रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब ये नहीं हो पाएगा तो ये सारा कुछ यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो उस बंदे में क्या क्या सिम्टम्स आएंगी, उसमें हाइपो क्लोराइड की कमी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सोडियम की कमी हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया, पोटाशियम भी कम हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। ठीक है, उसके अलावा बच्चों एक और बात कि पिछला आपको मैंने बताया कि वो डायूरेटिक्स जो थे उसमें क्या हो रहा था, आपकी कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। लेकिन लूप डायूरेटिक में क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होगा इन द यूरिन। ठीक है, ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगी और बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये देखो इसके सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करके लिखे हैं, जिसमें क्या है कि इसने सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से आपके थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो पोटाशियम की इंटरसेलुलर कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और बैक डिफ्यूजन जो होगी वो पोटाशियम की ज़्यादा वो भी कम हो जाएगी क्योंकि रिअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा यहाँ पे। उसके अलावा पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा डायूरेसिस का एक्शन होगा, सारा कुछ यूरिन में अपीयर होगा, तो जिसको हम कहेंगे डायूरेटिक एक्शन होगा इसकी वजह से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आते हैं इसके बेसिक एक्शंस। एनसेड्स का वही वाली बात है जो मैंने आपको थायराइड में बताई, क्योंकि एनसेड नहीं होंगे तो एनसेड देंगे तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन कम सिक्रीट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम आएगा। रीनल ब्लड फ्लो कम आएगा तो डायूरेटिक एक्शन कम हो जाएगा आपके लूप और थायराइड दोनों डायूरेटिक्स का। तो इस कंडीशन में कभी भी हमने एनसेड नहीं देने जब हम डायूरेटिक्स दे रहे हैं, और उसके अलावा हमने पीछे के बाद की डाइजॉक्सिन नहीं देनी। ठीक है, ये दोनों आपने इंटरेक्शंस याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाकी एक्शंस, जिसमें सबसे पहला एक्शन आता है आपका डायूरेसिस का एक्शन। वो तो हमने पढ़ लिया कि इसने क्या करना है कि जो है वो एक्सक्रीट कराना है, तो डायूरेटिक एक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई बंदा है ना पुअर रीनल फंक्शन वाला, तो उसके अंदर हम लूप डायूरेटिक को प्रेफर करेंगे, थायराइड नहीं देंगे। ठीक है, उस बंदे के लिए भी ये सेफ़र होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसने यूरिनरी कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कराना है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम करानी है। तो ऑपोजिट टू थायराइड है ये, कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने कहा कि नॉर्मली हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता क्योंकि
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन शुरू में तो हमने बात की ना कि इसकी वजह से कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इसकी रिअब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। इसकी वजह से नॉर्मली जो है ना बहुत थोड़ी नॉर्मल वैल्यूज़ में तो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया डेवलप नहीं होता इसकी वजह से। उसके बाद वेनोडाइलेटेशन, ठीक है। वेनोडाइलेटेशन में इसका क्या रोल है, इसने एक्यूट वेनोडाइलेटेशन करा देनी होती है, वेंस की डायलेटेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करा देना होता है। जब वो इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये वाली बातें हो गई। और उसके अलावा इसके अंदर यूजेस इसके आ जाते हैं। यूजेस सबसे पहले तो इसने क्या किस चीज़ को ट्रीटमेंट में यूज़ करना है, हमने इसको एडीमा की ट्रीटमेंट में। एडीमा की ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होगा, क्योंकि एडीमा तभी होता है ना जब बॉडी में फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आपके पास स्पेसेस के अंदर वो फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसने करना है ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एडीमा और एक्यूट और क्रॉनिक पेरिफेरल एडीमा, ठीक है। ये दोनों एडीमास के अंदर हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए फ्लूइड बॉडी से, तो एडीमा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एमरजेंसी सिचुएशन जैसे आपके पास हो सकती हैं, कौन कौन सी एमरजेंसी सिचुएशन, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा है ना, उसमें हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया इसका एक्शन है तो उसकी वजह से पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसको किसी बंदे में हाइपरकैल्सीमिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि उसके कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाए, तब हम डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं ताकि उसकी बॉडी से ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया में क्या होता है कि इंक्रीज़ पोटाशियम एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। पोटाशियम एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और हाइपरकैलीमिया किसी बंदे में तो हम उसकी ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम बाहर रिलीज़ हो जाए, ठीक है, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ना रहे, बाहर निकल जाए। उसके बाद हार्ट फेलियर में दे सकते हैं। हार्ट फेलियर में बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस होती है। उसके अलावा एक्यूट रेनल फेलियर में भी हम इसको दे सकते हैं और एनाइन ओवरडोज के अंदर हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके यूजेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसके आते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि हम इसको ओरली भी दे सकते हैं और पैरेंटरली भी दे सकते हैं, मतलब कि आईवी फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं। अच्छा, एक इसकी जो है ना ड्रग फ्यूरासिमाइड, बच्चों फ्यूरासिमाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी एक तो 10 to 90% डिपेंड करती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी ज़्यादा इसकी बायोअवेलेबिलिटी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसकी कोई ऐसा स्पेसिफिक रेंज नहीं है, तो कितनी भी हो सकती है। उसके अलावा ब्यूमेटानाइड और टोरासिमाइड, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है, 80% बायोअवेलेबिलिटी होती है और उसको हम हमेशा ओरली थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्योंकि 6 से 8 घंटे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 6 to 8 आवर्स होता है। उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में बच्चों हमने देखना है कि एक्यूट हाइपोवोलीमिया कराता है ये, ठीक है। हाइपोवोलीमिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट एक्सक्रीशन होगी तो वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा ना, तो हाइपोवोलीमिया हो सकता है। तो अगर कोई बंदा है हाइपोटेंशन, शॉक और एरिथमियाज, वो भी उस बंदे के हो सकते हैं। अगर किसी बंदे में रैपिडली रिडक्शन हो गई ना ब्लड वॉल्यूम की, तो उस बंदे में हाइपोटेंशन भी हो सकती है, शॉक में भी जा सकता है वो बंदा, और उसको एरिथमियाज भी हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट एडवर्स इफेक्ट का, उसमें आता है हाइपोकैलीमिया। इसके लिए भी बच्चों जो है ना हाइपोकैलीमिया की अगर हम बात करें तो वही वाला है जो हमने थायराइड में पढ़ा है। और इसके अलावा बच्चों इसमें क्या होता है कि सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज कम हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। मैंने लास्ट पे आपको बताया कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ना चैनल होता है जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ज़्यादा एक्सचेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम बाहर यूरिन में निकलना शुरू हो जाएगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसे हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया एल्कलोसिस, ठीक है। पोटाशियम की कमी हो जाएगी, हाइपोकैलीमिया एल्कलोसिस। अगर इसको हमने ट्रीट करना है तो इस बंदे को साथ में पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स भी देने हैं फॉर द ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद लूप डायूरेटिक्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइपोमैग्नीसीमिया आ गया। मैग्नीशियम लॉस इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा बच्चों ऑटोटॉक्सिसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ लूप डायूरेटिक्स। उसके अलावा मैं आपको कीमो पढ़ाऊंगी, उसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ाऊंगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का भी साइड इफेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और उसके अलावा ये ऑटोटॉक्सिसिटी इनमें किसका साइड इफेक्ट है, एथाक्रेनिक एसिड का साइड इफेक्ट है। ये देखो फ्यूरासिमाइड का कम है, एथाक्रेनिक एसिड की वजह से ज़्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते एथाक्रेनिक एसिड को। उसके अलावा सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी
फ्यूरासिमाइड की वजह से हो सकती है, वरना नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, लेकिन कभी कभार हो सकती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसकी वजह से। उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड की जो है ना वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाती और जो है ना इसका लेवल यूरिक एसिड का वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो बॉडी में कमी भी हो सकती है इसकी वजह से कैल्शियम की। उसके अलावा अमीनो ग्लाइकोसाइड की वजह से बच्चों ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। अब अगर हम यहाँ पे दे देंगे तो इसकी वजह से भी ऑटोटॉक्सिसिटी हो रही है, उसकी वजह से भी तो बंदा वक्त से पहले बहरा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लिथियम नहीं देना, लिथियम क्या करता है, इसकी क्लियरेंस को कम कर देता है, इसकी एक्सक्रीशन को कम कर देता है। उसके अलावा डाइजॉक्सिन नहीं देना, ना लूप में ना थायराइड में, क्योंकि ये इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करवा देता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कराता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पोटाशियम स्पारिंग नेक्स्ट पढ़ेंगे।